क्या करता है जब प्रजनन नहीं कर पाता है, जब सिंगल बाहर में है ना, किसी हवा में कहीं वायरस है, तो वो मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि वो अपने संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएगा। मतलब जन्म तो वही है, जन्म का उद्देश्य फुलफिल तो वही होता है कि संख्या में वृद्धि हो लास्टली रूप से। लेकिन वायरस जो है वो संख्या में वृद्धि अकेला रूप से बाहर नहीं कर पाता। जब किसी होस्ट सेल में जाता है, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कोई वायरस घुसेगा, तब वो अपने संख्या में वृद्धि कर पाता है, रेप्लिकेशन कर पाता है। तो इसलिए वो अकेला रूप से प्रजनन नहीं कर पाता है। बाकी और भी देखेंगे उसमें। लेकिन हाँ, एक चीज तो गुण है, किसी होस्ट सेल में जाकर वो प्रजनन कर सकता है। तो प्रजनन का गुण तो हो गया स्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें प्रजनन का गुण तो है कहीं होस्ट सेल में जाकर के। या तो वो मान लिया जाए वो वायरस यदि एनी प्लांट वायरस हो, मतलब प्लांट में जो वायरस लगता है ना, मोजेक वायरस सुने होंगे या फिर और भी, तो वो सब वायरस यदि प्लांट वायरस है, ठीक है, तो वो वायरस अकेला बाहर में है तो प्लांट को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन प्लांट सेल में जा करके, तो होस्ट सेल हो गया उनका प्लांट, प्लांट में जा करके वो अपना रिप्रोडक्शन करेगा। इसके कारण से पत्तियां वगैरह पीला होने लगता है या बौना पौधा होने लगता है। तो फिर धीरे धीरे वो अपना रेप्लिकेशन करके पूरे पौधे में रोग बना देता है। तो इसलिए प्रजनन का गुण तो है, बस ये अंतर है कि अंदर में जाकर करता है। लेकिन इसमें ये है कि नौ, ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है। सिंह बाहर में है तो जितना दिन होगा जिंदा ही रह पाएगा, मतलब ये मरता भी नहीं। दूसरा है इसमें, जैसे हम लोग देखे कि इसमें वृद्धि करता है, वृद्धि भी नहीं कर पाता। जनन तो होता है लेकिन होस्ट सेल में जाकर होता है। इसमें स्पष्ट रूप से कोशिका का संरचना भी नहीं होता, ये भी चीज है। तो समझे, तो उसमें वायरस के बारे में पूछा तो ये बस उनको पारासाइट बोल सकते हो कि कहीं जाकर के होस्ट सेल में जाकर के वो अपना विकास वृद्धि कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, लेकिन सिंगल रूप से नहीं कर सकता है। उसका कोशिका संरचना भी नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता है, एडेप्टेशन का गुण नहीं है। तो दो तीन गुण स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए ये सजीव नहीं है। और ना ही निर्जीव है। निर्जीव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रजनन वृद्धि का गुण तो है, होस्ट सेल में जाकर कर सकता है। आगे देखेंगे कैसे करता है। ठीक है, तो वायरस क्या है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है ये कहा सकते हैं। ठीक है। ये पूछा जाता है या पीटी में एकदम, ये कि हाँ, ये या लिंकेज है दूसरा ये बिटवीन। भी ऑप्शन दे सकता है, परजीवी है। हम्म। परजीवी वही चीज होता है, पैरासाइट जो है वो सेल्फ रूप से ना तो अपना पोषण ले पाता है, ना वो डिपेंडेंट है यानी। इसी तरह वायरस है, वो भी डिपेंडेंट है। तो इसको दो चीज याद रखिएगा इसके बारे में, बस ये दोनों के बीच का है। और दूसरा चीज है ये पैरासाइट है। ठीक है। ऐसे मेरे पास वो रहा था, ऐसे कल से देखूंगा। कल से वो मैं उसका पूरा स्क्रीन आपको लगा के फिगर मिल भी जाएगा, और दिखा। जो इसका जो पीडीएफ है हाँ वो आपको मिल जाएगा। जो लोग भी हाँ। क्लास में लास्ट तक जुड़े रहेंगे उसको पीडीएफ आप ऑटोमेटिकली यहाँ दे दिया हाँ, जाएगा। पीडीएफ ऑटोमेटिक दे दिया। और बाकी थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर वगैरह वायरस का है ना, वो समझाने में भी थोड़ा आसानी रहता। जैसे आप थोड़ा सा हम लोग वायरस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, प्लांट्स एनिमल सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग प्लांट सेल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर टिश्यू पढ़ेंगे। फिर हम लोग का टिश्यू तक हो गया हम लोग का, फिर जो अंग है या फिर सिस्टम है हम लोग का, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद फिर देखेंगे आगे किंगडम वगैरह, प्लांट किंगडम देखेंगे, एनिमल किंगडम देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वायरस पे चर्चा कर लेते हैं, बाकी ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि वायरस कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि दोनों के बीच में है, ना तो सजीव है निर्जीव है। इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वायरस का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो वायरस का स्ट्रक्चर एक तरह से आप बंदूक की तरह, मतलब थोड़ा सा नहीं है वो स्क्रीन में, तो उसमें ऐसे न्यूक्लियर, जैसे हमारे सेल में क्या है, हमारे सेल में अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, तो उसके सेल में भी अनुवांशिक पदार्थ होता है। तभी तो वो अपना हमको डायरेक्शन हमारा सेल देता है। हमारे सेल को डायरेक्शन हम कौन देता है? तो डीएनए या आरएनए देता है। डीएनए आरएनए ही को ही अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। कोई भी काम सेल करेगी, उनका डायरेक्शन डीएनए और आरएनए ही देगा, हमारे सेल में या फिर प्लांट सेल में। उसी तरह वायरस के सेल में उनको क्या करना है, उनको रेप्लिकेशन करना है, वृद्धि करना है, या फिर और अपने संख्या में बढ़ाना है, घटाना है। इनका कोई भी डायरेक्शन, कहाँ जाना है, किस होस्ट सेल में जाना है आगे, तो वो सब डायरेक्शन किसी भी सेल का, दुनिया में कोई भी सेल हो, उनका न्यूक्लिक मटेरियल देता है, जिसको अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, इसके अलावा कोई पदार्थ नहीं। तो वायरस में भी वही होता है। वायरस में या तो डीएनए होता है,
हम लोग डीएनए के बारे में आगे अच्छे से देखेंगे, बाकी थोड़ा सा बस रिव्यू कर लेते हैं। आरएनए होता है, दोनों में से कोई एक ही चीज होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। वायरस में केवल एक ही चीज होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों चीज उपस्थित नहीं हो सकता। हमारे सेल में दोनों चीज होता है, मतलब जनरली डीएनए होता है लेकिन दोनों चीज होता है, ठीक है। सर वायरस में दोनों डीएनए और आरएनए क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें दोनों नहीं होता है, न्यूक्लिक मटेरियल का उपस्थिति अब नहीं होता। वो कैसे हमारे जैसे शरीर में है दोनों उपस्थित हो, क्योंकि दोनों का वर्क अलग अलग है। डीएनए का वर्क है कि कोई भी चीज करना है उसका संदेश देना, आरएनए उनको लेकर जाता है संदेश, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन वायरस में तो होता ही सर नहीं है। डीएनए तो आनुवांशिक तो लक्षण का ना वो करता है, हाँ, डीएनए अनुवांशिक लक्षण, जो आपने जो करा है निर्धारण में। अनुवांशिक लक्षण है। हमारा लक्षण जो होगा वो तो हमारा बात है, हम रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। हम रिप्रोडक्शन करेंगे तो हमारा लक्षण हमारे संतति में जाएगा। वो संतति कौन ले जाएगा? तो वो डीएनए ले जाता है, यानी हमारा डीएनए उस डीएनए में जाता है। अब वो संपूर्ण रूप से नहीं जाता, ये भी देखेंगे। अनुवांशिक लक्षण इस नजरिए से कहेंगे कि हमारा लक्षण ढोकर कौन ले जाता है, हमारे बेटा या बेटी जो होगा, मतलब रिप्रोडक्शन के बाद, तो उनमें हमारा लक्षण आता है। तो वो लक्षण क्यों आता है और कैसे आता है? तो वो लक्षण डीएनए से आता है। इसीलिए डीएनए को अनुवांशिक का अपना जो अभी वर्ड यूज किया, अनुवांशिक पता मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो इसीलिए उनको अनुवांशिक मटेरियल का, अनुवांशिक मतलब ये इन्हीं के दोनों के कारण से ही हमारा लक्षण अपने संतति में आता है। वायरस में नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, ठीक है। सर आरएनए जो है या डीएनए वो सूचना लेकर कहाँ जाता है? देखिए, डीएनए सूचना बनाता है, क्या करना है, जैसे आपको आपके त्वचा का रंग मान लीजिए ब्लैक करना है, ठीक है। हाँ। तो डीएनए, चूंकि आपने आपका जब संतति होगा तो उसमें आपने लक्षण दे दिया है कि आपके इनका त्वचा का रंग धीरे धीरे ब्लैक होना है, शुरू में मान लिया जाए गोरा था। तो डीएनए के पास लक्षण मौजूद हैं, ठीक है। क्या करना है, इसका त्वचा का रंग ब्लैक बनाना है। तो डीएनए उस लक्षण को सूचना उसके पास है कि ये सूचना तो पहले से है कि काला लक्षण बनाना है। डीएनए क्या करेगा, आरएनए को सूचना देगा, ठीक है। आरएनए को बोलेगा कि ये सूचना तुम इनका त्वचा का रंग, मान लिया हाथ के त्वचा का रंग ब्लैक बनाना है, ठीक है। तो आरएनए को सूचना देगा इनके त्वचा का रंग ब्लैक बनाना है। बनाएगा कौन? सेल ही बनाएगा, सेल ही ना काम करेगा अब हमारे। तो वो सूचना आरएनए को दिया, आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक है। उस प्रोटीन को ढोकर, दो तीन तरह का आरएनए होता है, कोई ढोने वाला होता है, कोई तैयार करने वाला आरएनए होता है, यानी प्रोटीन निर्माण करने वाला होता है। कोई उसको मतलब कुछ गड़बड़ी हो तो उनको ठीक करने वाला आरएनए होता है। इस तरह हम लोग देखेंगे ट्रांसफर आरएनए वगैरह तरह तरह का आरएनए होता है। वो प्रोटीन का निर्माण करके वो देगा, क्या बोलते हैं, हमारे सेल को, अनुवांशिक पदार्थ, सेल को। राइबोसोम, नहीं नहीं, सेल को नहीं देगा, वो राइबोसोम सर को तो देगा। सर वो एंडोप्लाज्म, तोता का ठीक रंग है। मेलानिन के कारण होता है ना? क्या? नहीं वो सर, तो होता है ना, वो तो सेल के बाद जब तक प्रोटीन बनेगा नहीं, ठीक है। मेगालिन वो पिगमेंट क्या है? एक्चुअली क्या है ना कि वो बिना सीरियल से समझाए समझ में आएगा नहीं सबको, तो कृपया सीरियल से ही पढ़ें। हाँ, मतलब ये बीच की बात है, आगे हम लोग इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे। पिगमेंट क्या है? पिगमेंट एक प्रोटीन ही है। मेगालिन पिगमेंट जो आपने बता रहा है उसके कारण से होता है, वो क्या है, प्रोटीन है। कौन प्रोटीन बना तब तो ब्लैक हुआ, वो बनाया कौन? वो बनाया राइबोसोम, आरएनए। आरएनए बनाया, आरएनए राइबोसोम को दिया, राइबोसोम हेलो। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा फिर उनको सेल में और उसको और इनहांस किया प्रोटीन को, फिर प्रोटीन उसके स्ट्रक्चर बाद वे में आगे बाहर आया, बढ़िए, उस प्रोटीन के रंग से पिगमेंट में आया और पिगमेंट से फिर ब्लैक होता है। इस तरह होता है आगे स्ट्रक्चर। लेकिन आगे इसको सूचना देखा जाएगा। वो सूचना रखा था डीएनए, ठीक है, सीरियल हमारे से पढ़े शरीर में। आगे। लेकिन कुछ, हाँ आगे देखेंगे। लेकिन हमारे वायरस में क्या है, वायरस में एक ही चीज होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। मतलब क्या, आप ये सोच सकते हैं कि इसमें सूचना रखने वाला भी आरएनए हो सकता है, ठीक है। हम लोग के शरीर में सूचना रखने वाला डीएनए है, डीएनए आरएनए को आदेश देकर के काम करवाता है। लेकिन वायरस में सूचना रखने वाला आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। एक साथ दोनों नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वायरस क्या करता है, वायरस के पास जो सूचना है, मान लीजिए आरएनए वायरस है, मतलब क्या,
कि उसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है, जो उसके पास अनुवांशिक पदार्थ है, वो आरएनए में है। आरएनए क्या करेगा, तो वायरस तभी काम करती है जब वायरस किसी सेल में चला जाता है। जैसे एनिमल सेल है, एनिमल वायरस है, मान लिया जाए एक HIV वायरस ले लेते हैं, आप जानते होंगे, एड्स रोग का वायरस है ये वायरस के पास आरएनए नाम का यानी आरएनए ही है, न्यूक्लिक एसिड, यानी इसके पास सूचना क्या है, आरएनए के पास है इस वायरस में। ये आरएनए जब HIV वायरस हवा में घूम रहा है तो ये रेप्लिकेट भी नहीं कर पाएगा, ये हमारे शरीर में इंटर करेगा, इंटर करके हमारे सेल में एंट्री करेगा, एंट्री करके ये सबसे पहला काम करेगा, हमारे DNA को कब्जा कर लेगा, मतलब रफ वर्ड में यूज कर रहा हूँ कि उनको कब्जा कर लेगा। उनके बाद उनको इनका जो आरएनए है वो उन पे हावी हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उस हावी होने के बाद ये अपना सूचना निकालेगा, आरएनए, इनका आरएनए HIV का, और ये अपना सूचना के अनुसार से फिर सेल को पूरा काम करवाएगा। तो फिर अपना सूचना निकालेगा, पहले हमको रेप्लिकेट करो, यानी हम 1 है तो 10 बनाओ या 1000 बनाओ, करोड़ बनाओ। उसके बाद फिर जैसे अब सेल बना रहा था, ग्लूकोज बना रहा था या और भी श्वसन में हेल्प कर रहा था, अब ये अपने अनुसार से काम करेगा तो क्या होगा, सेल डैमेज होने लगेगा, आसपास का सेल फिर डैमेज होने लगेगा, टिश्यू पे इफेक्ट आने लगेगा, तो हमको रोग हो जाएगा। तो यही चीज है, याद रखिएगा, वायरस में केवल एक ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, या तो DNA या तो RNA, ठीक है। यदि प्रकार का देखें तो वायरस मेनली 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा नहीं है बोर्ड ऐसे लिख देते। वायरस 4 प्रकार का होता है। एनिमल वायरस, जो एनिमल को इफेक्ट करेगा, ठीक है, जो मतलब जंतु को इफेक्ट करेगा, वो वायरस जो जंतु को इफेक्ट करेगा। एक प्लांट वायरस होगा जो प्लांट को इफेक्ट करेगा, जैसे आप सुने होंगे टोमेटो मोजेक वायरस है या फिर येलो मोजेक वायरस है, ये सब है ना, प्लांट में रोग जो होता है उस रोग का जो वायरस है। उसके अलावा हम तीसरा देख सकते हैं बैक्टीरिया। आपको पता होगा बैक्टीरिया हमारे मतलब लाइफ में है बहुत सारा, उस बैक्टीरिया में भी रोग पैदा करने वाला वायरस हो जाता है, उसको बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया में रोग पैदा कर देता है। चौथा कह सकते हैं कवक, कवक है ना, जानते होंगे, जिसको फंगी बोलते हैं, कवक, फंगी में भी रोग पैदा हो जाता है, वायरस जब एंट्री ले लेगा तो उसके बाद उसमें भी रोग हो जाएगा। तो यानी 4 तरह का वायरस है हमारे पूरी दुनिया में, वो जिसमें घुसेगा वहां रोग ही पैदा होगा, क्योंकि ये अपने अनुसार से फिर काम करने लगेगा ना, सेल अपना डायरेक्शन दे नहीं पाएगा, जो ओरिजिनल सेल है उस पर ये हावी हो जाएगा। तो हावी हो जाएगा तो कहीं भी कोई किसी का वर्क फंक्शन यदि डैमेज करेंगे तो फिर तो रोग होना ही है। तो वही है, इन चारों में रोग पैदा करने के लिए वायरस घुस जाता है, तो उसके बाद रोग होने लगता है। तो अब अच्छा और ये बताइए, बैक्टीरिया में जो वायरस है उनका क्या कहे, अभी क्या नाम बताएगा? बैक्टीरियोफेज बोले, ठीक है। कवक में जो संक्रमित करता है वायरस उसको क्या बोलते हैं, उस वायरस को माइक्रोफेज वायरस, ठीक है। एक सर क्वेश्चन ये है कि सर वो DNA हम्म से जो पता लगाते हैं कि हम्म ये इसका सन है या डॉटर है, वो कैसे सर उसमें पता लग हम्म जाता है? DNA क्या रिपोर्ट करता है, कैसे वो DNA अपना काम करता है इस सेंस में? क्योंकि सर आपने देख- कुछ देर पहले ये बोला था कि वो सत्तर हम्म, परसेंट तक ये बताता है। क्या 70%? सर आपने बताया ना कि वो थोड़ा आनुवांशिक बताता है वो। हाँ देखिए, होता क्या है, जैसे हम हैं, हमारा संतति होगा, तो हमारा जो गुण है या फिर जो संतति के जो माता है उनका जो गुण है, उन दोनों का गुण उसमें ट्रांसफर होता है। ये गुण कैसे ट्रांसफर होता है, ये गुण का सूचना कौन लेकर जाता है, कि हमारा जो गुण है, यानी हमारा मान लिया जाए त्वचा का रंग ये है, या फिर हमारा हाइट इतना है, होता है ना, ये सब संतति में जाता है, या फिर हमारा जो फेस स्ट्रक्चर हो या और भी जो चीज़ है, ये सब सूचना हमारा या फिर वो संतति के माता का वो कौन लेकर जाता है, ये सूचना DNA लेकर जाता है, ठीक है। DNA उस तरह का प्रोटीन निर्माण करके जितना भी कार्य हमारे शरीर में होता है, हम हाथ हिला पा रहे हैं, श्वसन ले पा रहे हैं, A to Z जितना भी सेल करती है, सारा सेल मतलब बेसिक रूप से फंक्शन सेल करती है, उस सेल का जो है वो सेल प्रोटीन के माध्यम से ही सारा कार्य करता है। अब बात रहा कि वो हमारा लक्षण ले जाता है, हमारा जितना लक्षण है उनका और जो बच्चे हैं उनके माता का लक्षण, दोनों का लक्षण जो है, वो दोनों का लक्षण दोनों के DNA ले जाता है।
हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे इनका लक्षण और कितना लक्षण लक्षण इसका जाता है और कैसे जाता है। ऐसे और अभी पूछिए कुछ और डाउट हो तो। यानी सूचना ले जाने वाला है ना डीएनए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़िया। जी सर। हाँ, तो हम लोग वायरस पढ़ रहे थे ना, 4 तरह का वायरस देख लिए थे ना। यस एक सर। है माइक्रोफेज वायरस, वो किस में रोग उत्पन्न करता है, जंतु में या कवक। पादप में? हाँ, कवक में। ऐसे हाँ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप जानते होंगे गंगा नदी है ना, गंगा नदी में आज भी बोलता है कि उनका पानी जैसे रख देते हैं तो बहुत दिन तक खराब नहीं होता, या अदर पानी चापाकल या फिर और कोई पानी रखेंगे तो जल्दी ही खराब हो जाता है। इसका कारण बता सकते हैं? जी, इसका उसमें कारण एक बैक्टीरियो फेगस नामक विषाणु होता है जिसके कारण वो पानी जल्दी खराब नहीं होता। हाँ, मैंने कि जहाँ से वो बिल्कुल सही आपने बताया। वो जो पानी आता है ना, पानी जिस जहाँ से, क्योंकि कहीं भी है तो सब जगह तो बैक्टीरिया है ही, और बैक्टीरिया ही हार्म करता है किसी भी चीज को। जनरली फंगी और ये वगैरह भी कंसीडर को थोड़ा कम करें तो मेनली रूप से किसी भी मटेरियल को या किसी भी पदार्थ को हार्म ज्यादातर रूप से बैक्टीरिया ही करता है। बैक्टीरिया क्योंकि एसिड उसका मतलब जो प्रोड्यूस करता है एसिड करता है, इससे बहुत खराब भी हो जाता है। तो पानी में भी बैक्टीरिया काफी सारा होता है, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए चूंकि उसी पानी में एक वायरस उपस्थित होता है, तो उस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी बैक्टीरिया को किल करने, यानी बैक्टीरिया में रोग पैदा करने वाला वायरस, यानी बैक्टीरिया को मारने वाला वायरस है। इसलिए बैक्टीरियोफेज वायरस यानी बैक्टीरियोफेज विषाणु जो है उस पानी में साथ साथ उपस्थित रहता है। तो जितना भी बैक्टीरिया नया नया बनता है या फिर जो पहले से है, तो उनको नष्ट कर देता है। इसलिए जब पानी में बैक्टीरिया है ही नहीं तो बहुत जल्दी खराब होता नहीं के बराबर होता है। यही कारण है mainly। लेकिन धीरे धीरे आने के बाद क्या है, बहुत ज्यादा उसमें केमिकल वगैरह चला जाता है, बैक्टीरिया की संख्या काफी बढ़ जाता है, और उसमें जो बैक्टीरियोफेज वायरस विषाणु है वो बहुत कम रहता है। इस कारण से धीरे धीरे वो पानी, आप मान लिया जाए आप पटना का पानी रखोगे तो वो तुरंत खराब हो जाएगा, लेकिन हरिद्वार या फिर जहाँ से निकला है वहां से रखोगे तो कुछ हद तक उससे लेट खराब हो, क्योंकि वहां पे ज्यादा है बैक्टीरियोफेज वायरस। और वही आगे और बढ़ोगे फरक्का या फिर पश्चिम बंगाल तो और जल्दी होगा, क्योंकि बहुत सारा केमिकल मिलने लगता है ना उसमें। यमुना से बहुत सारा नदी से फैक्ट्री का पानी वगैरह मिल जाता है, तो बैक्टीरिया काफी ज्यादा बढ़, 100 बैक्टीरिया पहले 10 बैक्टीरिया था तो 100 बैक्टीरिया हो गया। लेकिन बैक्टीरियोफेज तो है नहीं उतना ही मात्रा में, तो उतना मार नहीं पाता है, इसलिए बैक्टीरिया ज्यादा हो जाता है। तो बैक्टीरिया ज्यादा होने के कारण से वो पानी खराब भी हो जाता है। ठीक है, इतना तो समझ गए हम लोग। यस सर। इस तरह देखेंगे तो वायरस को 4 तरह का देख लिया। अब इस तरह हम उसको क्लासिफाई करते हैं। बैक्टीरिया जैसे है ना, कोई भी वायरस हो, चाहे बैक्टीरियोफेज वायरस हो या माइक्रोफेज वायरस हो या हम लोग का जो एनिमल वायरस हो, तो एनिमल वायरस को हम लोग ऐसे पहले देख लेते हैं। ये सब जितना भी रोग है ना, रोग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि तो कौन सा वायरस से या फिर कौन बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। एनिमल वायरस में क्या है, एनिमल वायरस को हम लोग 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग एनिमल वायरस देखते हैं, फिर प्लांट वायरस, बैक्टीरिया, फिर ये सब भी देखेंगे, लेकिन ये सब उनके चैप्टर में ही देखना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक, एनिमल में थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन आया है, आता भी, पिछला बार भी आप 69 8 में देखे होंगे क्वेश्चन आया, तो चर्चा करेंगे उसमें। जो है हम लोग के वायरस में क्या है, 2 तरह का वायरस है, एक को बोलते हैं डीएनए वायरस, दूसरे को बोलते हैं आरएनए वायरस। ठीक है, यानी डीएनए वायरस वैसा वायरस जिसमें केवल और केवल अनुवांशिक पदार्थ डीएनए हो। आपको हमने बताया था वायरस में केवल एक ही चीज उपस्थित होता है, एक, या तो डीएनए उपस्थित होगा अनुवांशिक पदार्थ, या तो आरएनए उपस्थित होगा। तो उसी तरह अब इसलिए हम उसको उसी तरह क्लासिफाई किया है कि डीएनए में कौन सा वायरस है जनरली जो एनिमल के लिए हार्म करता है, यानी एनिमल वायरस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनिमल वायरस में डीएनए का कौन सा वायरस है और आरएनए का कौन सा वायरस है। आरएनए वायरस जो है इसका दूसरा नाम रेट्रो वायरस भी बोलते हैं, शॉर्ट में आर को, और फॉर मतलब ऐसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड है उसमें, ये एसिड वायरस है उसका जो अनुवांशिक पदार्थ है। शॉर्ट में इनको रेट्रो वायरस भी बोलते हैं। तो कहीं पूछ दिया
कि रेट्रोवायरस में उपस्थित होता है डीएनए, आरएनए, मतलब केवल डीएनए केवल आरएनए दोनों, कोई नहीं, इसमें क्या ऑप्शन देंगे? आरएनए होगा। हाँ, ओनली आरएनए वायरस इसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, एनिमल वायरस में ओनली दो ही तरह का ऐसा रोग है जो कि डीएनए वाले वायरस से होता है, यानी वो जिसके अनुवांशिक पदार्थ डीएनए हो। फर्स्ट पॉक्स वायरस, ठीक है, हम लोग को बचपन में आप सभी को जनरली हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक है, दूसरा है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस रोग है ना, हेपेटाइटिस रोग भी होता है वायरस से, उस वायरस का नाम हेपेटाइटिस वायरस ही का। एक हम लोग को बचपन में चेचक होता है, ठीक है, होता था पहले के जमाने में, काफी ज्यादा होता था, मतलब हम लोग के दादाजी के समय होता है, था एक बहुत बड़ा बड़ा जो चेचक का उसका निकल जाता था, तो वो भी वायरस से होता है, यानी याद रखिएगा डीएनए वायरस है ये दोनों। पॉक्स वायरस से चेचक रोग जो होता है, हेपेटाइटिस वायरस जिससे चेचक, हेपेटाइटिस ABC जो लीवर का जो है। अब इसके कारण से आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, डीएनए वायरस है, बाकी दुनिया में जितना भी रोग है मतलब वायरस का, हमारे एनिमल में जो होता है, सारे के सारे आरएनए न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए वायरस से हैं, सारे के सारे, ठीक है। जैसे HIV वायरस है, या तो मीजल्स हो गया जैसे खसरा बोलते हैं, या नहीं तो पोलियो हो गया, ये सब का नाम सुने ही होंगे। इन्फ्लुएंजा वायरस है, या फिर लेटेस्ट आपने बताया कोविड-19 था, है ना, कोविड वायरस, ये भी वायरस से हुआ। डेंगू ये हो भी गया। तो आरएनए है। हाँ, सारे के सारे आरएनए वायरस है, यानी इसमें कोई, इसमें पूछेगा आरएनए वायरस क्या है, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है यानी अनुवांशिक पदार्थ जो उपस्थित होता है केवल आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, यानी ये सारे के सारे रेट्रो वायरस है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आरएनए वायरस को रेट्रो वायरस भी बोलते हैं। जैसे जीका भी रोग कह सकते हैं, जीका रोग सुने होंगे, निपा रोग हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इबोला, ये सब तो है ना, जितना यस भी सर। रोग है वायरस के द्वारा होने वाला है, सारे के सारे आरएनए वायरस है, ठीक है। आज के बाद से ध्यान रखिए, क्योंकि गैस में भी आ सकता है, दो को बस याद रख लीजिए, चेचक वाला जो पॉक्स वायरस है, हेपेटाइटिस वाला हेपेटाइटिस वायरस, ये दोनों डीएनए वायरस है, बाकी सारे के सारे रेट्रो वायरस है। सर हेपेटाइटिस वायरस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाँ, तो हम लोग का लीवर जो होता है ना, हाँ जी। हम लोग रोग में देखेंगे इसको कि कौन सा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, बाकी नहीं, आप दोनों यहाँ याद रखिए। पे लिखा हुआ है इसलिए पूछ लिया। क्या? यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए जानने के लिए पूछ लिया हाँ, तत्काल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी रोग में हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, रोग में सारे जो चारों तरह का है ना, फंगी से कौन सा रोग होता है, उसका कौन सा किस अंग पे प्रभावित होता है, या फिर बैक्टीरिया से होने वाला रोग, या फिर वायरस से होने वाला, ये सब देखेंगे। बाकी हम ये बता रहे थे कि दो ही वायरस ऐसा है, बस इन दोनों को याद रखिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन में आ जाए, कोविड वायरस कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है? आरएनए वायरस। ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो रोग है ये भी वायरस से होने वाला रोग है, तो ये आरएनए वायरस है, डीएनए है, ये भी आरएनए है, ठीक है। आरएनए। इसका दूसरा ये भी कह सकता है कि ये रेट्रो वायरस है या नहीं है, तो रेट्रो वायरस है। अब हम ये बताते हैं डीएनए वायरस में क्या है, क्योंकि डीएनए वायरस का मतलब है कि इसका जो अनुवांशिक मटेरियल है डीएनए है। हमारे शरीर में क्या है, एक बार जब डीएनए वाला वायरस घुस गया, पॉक्स वायरस घुस गया, ठीक है, तो वो हमारे डीएनए में वो लक्षण आ जाता है। जैसे वायरस के बारे में हम पढ़ते हैं, वायरस क्या है, वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, WBC जानते होंगे, कोई भी यस रोग सर। घुसता है ना तो उसको एक्शन लेने के लिए, यानी एक तरह से हथियार रखा है, तुमको मार ही देंगे, उसी तरह WBC हमारे शरीर में है। WBC एक तरह से हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली है। तो ये क्या करता है, वायरस को भी जब इंटर करता है और सेल में जब इंटर करने लगता है, तो ये सेल आदेश देता है, इन सेल का जो डीएनए है हम लोग का, डीएनए आदेश देता है जल्दी से जल्दी WBC को कि जल्दी से जल्दी इसको किल करो, जो भी जितना तरह का WBC है उसमें किल करने वाला भी WBC में, तो उस तरह से वो किल करता है, या तो नहीं तो हमको हरदम रोग से हम ग्रसित होते हैं। हमारा हमारा जो मतलब हम लोग का जो प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली, कोई न कोई तो घुस ही रहा है, या तो फंगी घुस रहा है, या बैक्टीरिया घुस रहा है, और भी कुछ चीजें हैं, वैसे वायरस घुस रहा है, लेकिन हमारा तो हमारा शरीर एकदम ये हो जाता है। लेकिन वायरस का जो है एंटीबॉडी, जो कि WBC के बारे में जानते होंगे, ये एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है।
एंटीबॉडी वायरस पे काम ही नहीं करता, यानी एंटीबॉडी जो बनाया है इस पे ये काम ही नहीं करता है। तो ये फिर एक सूचना देता है, जब पता हो गया कि ये वायरस घुसा है, ये फिर सूचना देता है डब्ल्यूबीसी को। तो डब्ल्यूबीसी एक इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन बनाता है, यानी एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में ऑलरेडी है, अभी भी है, वो एंटीबॉडी वायरस पे काम नहीं करता है, याद रखिएगा, वायरस पर एंटीबॉडी काम नहीं करता है। तो वायरस को किल कैसे करता है हमारा शरीर? तो वायरस को किल ऐसे करता है, हमको वायरस का पहले सूचना पता चलता है, हाँ ये तरह का वायरस है। वो सूचना जब पता चल गया कि हमारे शरीर में वायरस घुस गया है और वो सूचना है डीएनए को, तो वो डीएनए क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी का आदेश देगा कि तुम जो है, डब्ल्यूबीसी एक सेल है, यानी उसका डीएनए उसको आदेश देगा कि तुम एक इंटरफेरॉन प्रोटीन बनाओ, यानी उसको जो किल करने का। इन तरह तरह का वायरस है तो तरह तरह का इंटरफेरॉन भी बनता है, जिस वायरस के लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग इंटरफेरॉन। एक प्रोटीन का निर्माण करो और वो प्रोटीन जब बन जाता है तो वो उसको मार देता है। इस तरह हम लोग शरीर बच जाता है वायरस से। अब बात ये रहा कि हमारे शरीर में पहचानेगा कौन, यदि कोई नया रोग आ गया वायरस का, तब तो उसका पहचान तो है नहीं, तो फिर इंटरफेरॉन बनेगा कैसे? समस्या यहीं आ जाता है। जब तक हमारे शरीर को वायरस का पता नहीं चलेगा, जैसे अभी क्या था, कोविड-19 वायरस था ना, कोविड-19 वायरस का शरीर को पता ही नहीं था कि कोविड नाम का वायरस भी है दुनिया में। जब एक बार घुस गया तो किसी तरह, मतलब बहुत ज्यादा रिप्लिकेट नहीं कर पाया, हमारा शरीर झेल लिया। तो फिर या फिर एक बार जब हो गया तो वो पहचान में आ गया, यानी एक बार किसी शरीर में वायरस से रोग हो गया तो वो फिर हमारा इंटरफेरॉन जो बनता है धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे पहचान करके बना लेती है, पहली बार में नहीं। इसीलिए रोग हम ग्रसित हो जाते हैं, तब उसके बाद फिर पता चल जाता है। पर तो फिर इंटरफेरॉन प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन नहीं तो फिर क्या करते हैं, बाहर से हम जो है ना उसी वायरस का जो निष्क्रिय करके डाल देते हैं। तो जब तू एंट्री करेगा तो तुम इसको सूचना दे देना कि ये वाला वायरस घुस गया है, फिर इस तरह के इंटरफेरॉन बना लेगा प्रोटीन, फिर वो किल कर देगा। यही चीज हमारे डीएनए वायरस में क्या है, डीएनए वायरस जब हमारे शरीर में एंट्री कर लेता है तो वो हमारा हार्म करता है। जैसे हम पॉक्स वायरस और हेपेटाइटिस वायरस बताए ना, तो वो वायरस डीएनए वायरस है। इसीलिए हमारा सबको हो जाता है, यानी चूंकि हमारे शरीर में एंट्री किया हुआ है, हमारा शरीर में जितना भी है सारा काम डीएनए से होता है, इसलिए हमारे बच्चे में भी डीएनए वो प्रवेश कर गया है ऑलरेडी, पॉक्स वायरस। एक समय ऐसा आएगा वो अपना थोड़ा सा अपना बढ़ाएगा, उतना उसका जो कैपेसिटी है बढ़ता है, इस कारण से रोग हो जाता है वो पॉक्स रोग, क्योंकि उसके डीएनए में उपस्थित है वो वायरस का इंटरफेरॉन। तो इसलिए ये दोनों रोग डीएनए, मतलब देखते होंगे जनरली माता पिता से इनहेरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये डीएनए वायरस है तो इस तरह डीएनए के वायरस में आ सकता है। वैसा डीएनए वायरस में एक गुण है कि ये माता पिता से भी आता है, किसी को हेपेटाइटिस किसी के पापा या मम्मी को है तो संभावना है कि उनके बच्चे को भी हेपेटाइटिस फ्यूचर में हो सकता है, यदि वो टीका ना लिया होगा तो। उसी तरह पॉक्स रोग है, पॉक्स किसी को हो गया, क्योंकि डीएनए है, आपके डीएनए में है ऑलरेडी, इसलिए आपके बच्चे के डीएनए में चला गया है। वो एक समय आएगा, वो अपना रूप दिखाएगा और रोग होगा। तो तब तक उसके पहले ही क्या करते हैं, बचपन में बहुत सारा टीका लगाते हैं, उसमें पॉक्स का टीका और हेपेटाइटिस दोनों का टीका लगाते हैं, जो हम लोग छोटे बच्चों को डालते हैं, ताकि इसको फ्यूचर में इस तरह का रोग ना हो। फिर भी हो ही जाता है, क्योंकि हमारे डीएनए में ही उपस्थित है, उनके डीएनए में ही ऑलरेडी वो वायरस उपस्थित है, और जब वो रूप अपना दिखाएगा तो रोग होगा। बाकी सारा रोग रेट्रो वायरस है, बाकी वो एंट्री लेता है उसके बाद फिर रोग होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होता। ऐसे एक चीज याद रखिएगा आरएनए के बारे में। आरएनए ऐसा मटेरियल है जो दुनिया में, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे आरएनए आगे, सबसे मतलब फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कोई है डीएनए के पहले, तो डीएनए और आरएनए में तो आरएनए है, ठीक है, यानी वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हमारे जैसे एनिमल में आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, आरएनए या बोथ, बता सकते हो? एनिमल के सेल का आनुवांशिक पदार्थ ओनली डीएनए, ओनली आरएनए, बोथ या नन ऑफ दिस, यानी हमारे शरीर में दोनों होता है, ठीक है। जनरली आनुवांशिक पदार्थ सूचना
रखा हुआ रहता है डीएनए, उपस्थित दोनों होता है। क्योंकि डीएनए जो है ना ज्यादा स्टेबल होता है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के कारण से वो ज्यादा मतलब स्टेबल रहता है, इसलिए डीएनए की सूचना लेकर रखता है। तो अभी आप जैसे बताए ना कि जीवन का जब उत्पत्ति हुआ था, जब केमिकल एक दूसरे से कंबाइन किया था, तो फर्स्ट उत्पत्ति अनुवांशिक पदार्थ जो है आरएनए ही बना था। लेकिन दुनिया में अनुवांशिक पदार्थ दोनों होता है। अभी अपने आरएनए में, इसमें वायरस में भी देखा, डीएनए में भी अनुवांशिक अनुवांशिक पदार्थ मतलब सूचना, मतलब जो रखा हुआ हो जो पदार्थ, वो अनुवांशिक आपका जो है, हमारा जो अनुवांशिक गुण है, वो गुण जो रखा हुआ हो, तो वो गुण वो दोनों रखता है। अलग अलग तरह देखेंगे, जनरली दोनों रखता है। जनरली तो डीएनए रखता है एनिमल में, लेकिन दोनों रख सकता है। ठीक है, हाँ तो यही चीज है। फिर मानव में पूछे या पेड़ पौधे में पूछे, तो अनुवांशिक पदार्थ रखने वाला डीएनए ही है, ओनली डीएनए। लेकिन अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित हो सकता है दोनों में, ये चीज ध्यान रखिएगा। मानव या पेड़ पौधे में अनुवांशिक पदार्थ कौन रखता है, तो डीएनए ओनली रखता है। लेकिन आरएनए भी एक है, मतलब रख सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकता है, वो भी रख सकता है। मतलब और क्योंकि वायरस में जैसे देखे अभी, वायरस में आरएनए भी रखता है ना, रेट्रो वायरस जितना भी था, तो सभी का अनुवांशिक पदार्थ तो आरएनए ही था। अभी जैसे इंटरफेरॉन के बारे में भी हम लोग देख ही लिए, इंटरफेरॉन प्रोटीन बनाता है, एंटीबायोटिक वायरस पे काम नहीं करता है। बाकी वायरस को पता नहीं रखते हैं, रहने देते हैं। फिर वायरस के बारे में पढ़ेंगे, जब रोग पढ़ेंगे ना, वायरस बैक्टीरिया वगैरह देखेंगे। हम लोग सेल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोशिका। अच्छा, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है क्या आप लोग का? वायरस वगैरह से कोई दिक्कत है? वायरस वर्क कैसे करता है? जैसे आपने बताया, अभी हमने बताया, वायरस को रोकने के लिए, मतलब वायरस को किल करने के लिए हमारे शरीर को पहले सूचना होना चाहिए कि ये वायरस एंट्री लिया है। उस सूचना को नहीं पता चलता है, तो इसलिए बचपन में बहुत सारा टीका लगाते हैं। अभी बताया जैसे पॉक्स वायरस हो, हेपेटाइटिस वायरस हो, या और तरह का हम लोग जो बचपन में बीसीजी वगैरह का टीका जो लेते हैं सब, या फिर जो भी रोग होता है, नया रोग, अभी कोविड-19 का टीका लिया, ये सब क्या करता है, तरह तरह की चीजें हैं इसमें। बस वो सूचना हमारे डीएनए मतलब शरीर में डाल दिया जाता है कि ये चीज है। कभी यदि एंट्री लिया तो तुम क्या करना, इनको इंटरफेरॉन का निर्माण कर देना। वो इंटरफेरॉन निर्माण कर देना, वो इंटरफेरॉन क्या करेगा, वायरस को किल कर देगा, तो रोग से बच जाएंगे। इसीलिए हम लोग टीका लेते हैं। टीका का मतलब यही है, मतलब जनरली कि वो इंटरफेरॉन प्रोटीन, वो मतलब सूचना रहे शरीर को, हाँ ये वायरस है, आ सकता है, और जब आएगा तो तुम उस तरह का प्रोटीन निर्माण करके उसको मारना। लेकिन एंटीबायोटिक हमारे शरीर में मतलब जैसे वायरस में कोई एंटीबायोटिक नहीं मतलब होता है ना कि वायरस में हमको दवाई खा लिया, एंटीबायोटिक दवाई, और काम कर जाएगा। एंटीबायोटिक एंटीबॉडी हो ही नहीं सकता, एंटीबॉडी उसको मार ही नहीं सकता है। एंटीबायोटिक इसलिए काम नहीं करता है। ये भी देखिएगा कि वायरस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, वो ओनली बैक्टीरिया के लिए है। हमारे लिए है कि टीका जरूरी है। वायरस को कोई भी रोग हो, टीका शरीर में है तो वो रोग नहीं होगा। हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका शरीर, अब प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है तो फिर वायरस से तो रोग हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, उससे बच जाएंगे, ज्यादा संभावना ये रहेगा। जैसे कोविड में केस में क्या है, जनरली जो कोविड का टीका लेता था तो उनको रोग नहीं, इसलिए नहीं हो क्योंकि वो उस तरह का इंटरफेरॉन प्रोटीन निर्माण करके उस कोविड-19 वायरस को मार देता था। अब किसी का उतना नहीं था तो उतना इंटरफेरॉन प्रोटीन नहीं बन पाता था, होस्ट सेल में वो जाकर वायरस अपना रेप्लिकेट कर लेता था, इसलिए रोग हो जाता था। बाकी छोड़िए, बाकी इसको देखेंगे हम लोग। सेल से स्टार्ट करते हैं, आज थोड़ा सा ही रखेंगे, कल से थोड़ा सा बोर्ड रखेंगे, कोशिश करेंगे कि फिर दिख जाए। सेल के बारे में बताएंगे, सेल क्या होता है, कोशिका क्या है? मेनली ये सेल जो होता है वो रचनात्मक इकाई का एक यूनिट होता है। एक चीज देखिए, कोशिका जो है ना हमारे शरीर का या हमारे जीवन के भी कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब क्या है, संरचना के रूप से भी देखें या क्रिया के रूप से देखें, दोनों का आधारभूत इकाई है। यानी कोशिका जीवन की या शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, हमारा शरीर बना ही है कोशिका से। हमारा शरीर जो भी काम कर रहा है वो भी कोशिका के कारण से ही कर रहा है।
तो इन दोनों का आधार कोशिका है, बाकी और हेल्प करता है ऊतक अंग जो भी है, लेकिन बना हुआ सारे कोशिका से। इस अभी देखे कि सारा कार्य जितना भी हमारे शरीर में होता है, कोशिका के बारे में याद रखिएगा। ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर का सारे कार्य कोशिका के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, जितना भी काम होगा। अच्छा, तो कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये भी कोई पूछ सकता है। तो जायगोट जैसे बनता है ना फर्स्ट सेल, जब निषेचन के बाद जायगोट बनता है, देखे होंगे तो वहां पे पढ़े होंगे कि वो रेप्लिकेट मतलब 1 से 2 बनता है, 2 से 3 बनता है, यानी पुराने कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। वो नया केमिकल नहीं कंबाइन करके कोशिका का निर्माण होता है। पुराना जो कोशिका है वही 2 भाग में टूट जाएगा, या जैसे भी हो, देखेंगे आगे कैसे टूटता है या कैसे निर्माण होता है। उन्हीं कोशिका से विभाजन से नए कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कोशिका का उत्पत्ति केमिकल रिएक्शन से नहीं होता है, कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ठीक है। और इसमें से जो भी है सारा चीज कोशिका से बना हुआ है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बस एक वायरस को रखिएगा, तो ये वायरस क्या है, वायरस मतलब इसमें सेल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारे से जो जंतु है, हम लोग एक पादप होता है, मेनली बता सकते हैं, तो पढ़े होंगे इतना तक। जंतु और पादप में मेनली अंतर किस चीज का है, कोशिका में क्या अंतर आ जाता है कि जंतु को अलग कर देते हैं, पादप को अलग कर देते हैं। जंतु में क्या होता है, वो प्लांट सेल से ही पाया जाता है, जबकि सॉरी जंतु में पाया जाता है जंतु, और एनिमल में प्लांट में पाया हाँ जाता है, मेनली एनिमल में अंतर नहीं। यही है, बिल्कुल सही बोला। हाँ, पादप में या प्लांट में, कोशिका में क्या है स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोशिका में कोशिका का भित्ति जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में नहीं पाया जाता है। पिछले सेल को जब हम पढ़ेंगे तो बाह्य आवरण में क्या क्या आएगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य में सेल के बाह्य सर आपके हम लोग में जैसे बैकग्राउंड प्लाज्मा से मेम्ब्रेन होता है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? 3 डिवीजन करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले हम कोशिका के बाह्य आवरण को देखेंगे, फिर कोशिका के अंदर जो भी है, कोशिका द्रव्य में जितना भी चीज है, कोशिका द्रव्य में जितना भी चीजें हैं उसको देखेंगे। जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी जो चीजें, ये चीज सारे कोशिका द्रव्य में देखेंगे। ये सब कोशिका द्रव्य में घुला हुआ रहता है अंग। उसके अलावा फिर तीसरा हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे, ठीक है। केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए यानी अनुवांशिक पदार्थ जो भी है। समझ गए ना, सेल को पढ़ने का हम लोग इस तरह नजरिया होगा। पहला बाय के बारे में, मतलब सेल का जो बाय स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या, तो फर्स्ट प्लांट सेल में जाते हैं तो सेल वॉल होता है, हमारे सेल में जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद हम लोग कोशिका अंग द्रव्य में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य में जैसे बताया अभी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, इन सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। सबको इंडिविजुअल रूप से देखेंगे। उसके बाद अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए। इसके बाद कोशिका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टिश्यू पे आएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि ठीक है। सेल वॉल कल से स्टार्ट करें क्या। हाँ बिल्कुल, कल से करते हैं। हाँ, थोड़ा सा आप लोग, आज तो हम लोग समरी रूप से यही देखे, वायरस के बारे में देखे, बाकी थोड़ा सा सजीव का जो लक्षण है 3